अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि शार्ट क्वेश्चन के हवाले से चल रहा है, उसके आज हमने सेकंड हाफ के शार्ट क्वेश्चंस को देखना है कि सेकंड हाफ के अंदर कौन कौन से शार्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है वह है डिफाइन बॉयल्स लॉ, गिव इट्स एक्सप्रेशन। तो ये आगे जे जो है ये वैसे टाइपिंग मिस्टेक है, गिव इट्स एक्सप्रेशन। तो अब इसको देखिए, डिफाइन बॉयल्स लॉ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ द बॉयल्स लॉ, ये स्टेटमेंट भी आ सकती है आपके पास। तो आप लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट द गिवन टेम्परेचर, जो कि वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, जब आपके पास टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो इसका आप एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू के। और इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन प्रेशर, गिव इट्स टू यूनिट्स। तो प्रेशर को आपने डिफाइन करना है और उसके साथ साथ उसके एटीएम के अंदर, मिलीमीटर ऑफ मरकरी के अंदर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर, इस तरीके से आप उसके उसके यूनिट भी बता सकते हैं। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में आपने क्या बताना है, डिफाइन क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपने क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल जो आपके पास प्रेशर है उसको आपने क्या करना है जी, डिफाइन करना है। किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे इसको, इन दोनों के दरमियान में आपने फ़र्क बताना है। और फ़र्क का आपको पता है कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको दरमियान में लाइन से भी लिख सकते हो, वैसे भी आप हेडिंग बना के भी लिख सकते हो। तो बहरहाल क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, द हाइएस्ट टेम्परेचर एट विच a substance exist as a liquid is called क्रिटिकल टेम्परेचर। और इसको आप डिनोट किस चीज़ से करते हो, टी और उसके साथ छोटा सा सी लगा के आप इसको शो करते हो। और क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, ये मिनिमम प्रेशर होता है जो कि रिक्वायर होता है टू लिक्विफाई द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर, और ये इसको भी आप शो कर सकते हो पी के साथ छोटा सा सी लगा के। तो बहरहाल इसके एग्जांपल आप देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और क्रिटिकल प्रेशर जो होता है वो 72.9 एटीएम होता है। तो इसको आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन जो है वो टफ क्वेश्चन नहीं है। 21 जो क्वेश्चन आपके पास है, स्टेट जॉल थॉमसन इफेक्ट। और जॉल थॉमसन इफेक्ट के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, और इसकी एप्लीकेशन भी आप अगर हो सके तो साथ में दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने नहीं पूछी हुई लेकिन एप्लीकेशन भी इसकी बाज़ोकात पेपर में आ जाती होती है। तो आप किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, सॉरी, व्हेन हाईली कंप्रेस्ड गैस सडनली एक्सपेंड देन कूलिंग प्रोड्यूस, ये होता है आपके पास जॉल थॉमसन इफेक्ट। इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन ये है कि दिस इफेक्ट इज यूज्ड इन द लिक्विफेक्शन ऑफ द गैसेस, इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर इसको लिक्विफेक्शन ऑफ द गैसेस के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद दिस इफेक्ट इज यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर फॉर द कूलिंग पर्पजेस, इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 है, और क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर आप ये पूछता है कि गैस जो अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड क्वाइट इजीली देन हाइड्रोजन गैस, वाई। अमोनिया गैस को लिक्विफाइड इजीली किया जा सकता है और गैस हाइड्रोजन को उतना इजीली नहीं किया जा सकता है, इसकी वजह क्या है, जस्टिफाई करें इसको। या इसकी स्टेटमेंट एक और भी मेरे माइंड में आ रही है कि जॉल थॉमसन इफेक्ट को वो कहता है कि स्टेट करें, और वाई इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं होता। तो इसके रीज़न आप ये दे सकते हैं कि जब हाईली कंप्रेस्ड गैस को सडनली एक्सपेंड होने के लिए छोड़ा जाता है तो तब कूलिंग प्रोड्यूस होती है। ये जॉल थॉमसन इफेक्ट में अभी आपको बता चुका हूँ। हाइड्रोजन और हीलियम जो आपके पास हैं ये नॉन पोलर गैसेस हैं, और इसी वजह से दिस डू नॉट शो जॉल थॉमसन इफेक्ट, और इसके साथ साथ इनको हम लिक्विफाई भी इससे नहीं कर पाते नॉर्मल कंडीशंस में। हाउएवर अमोनिया गैस इज अ पोलर गैस। दूसरी साइड पे अगर उसकी बात करें तो वो हमारे पास क्या होती है, पोलर गैस होती है, जिसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं। ये इसका रीज़न आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 में आप लिखेंगे व्हाट आर फॉल्टी पॉइंट्स इन केएमटी ऑफ द गैसेस। तो केएमटी क्या होता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो आपके पास होती है, वो कहता है कि जो 1873 में जो वांडर वाल ने इसके हवाले से जो हमने इसकी जो लिखी थी डेविएशन जो थी उसके बारे में जो स्टडी किया था, उसके मुताबिक जो
टू फॉल्टी एजम्पशन इसकी बनती हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की, वो बताएं कि वो कौन सी होती हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी हर हाल में तैयार करना है। इसमें पॉइंट्स आपने कौन से लिखने, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गैस। एक ये पॉइंट लिख सकते हो, दूसरा वो लिख सकते हो आप देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, अमंग द गैस मॉलिक्यूल आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये दोनों जो आपके पास हैं पॉइंट्स, ये फॉल्टी पॉइंट्स थे और इसको आप जो है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो जब वो फॉल्टी पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाई रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट क्यों होती हैं? या फिर इसी क्वेश्चन की ये स्टेटमेंट भी आ सकती है, व्हाई हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर मेक अ गैस नॉन आइडियल। या फिर इसी क्वेश्चन की ये स्टेटमेंट आ सकती है, गैसेस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो ज़्यादा और उसके साथ साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और तो इसकी रीज़न क्या है, आप इसको जो है वो एक्सप्लेन करें। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 100 टाइम्स अगर मैं कहूँ ना, 100 टाइम्स कहूँ कि 100 टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है तो भी ये झूठ नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने हर हाल के अंदर अटेम्प्ट करना है। जब भी ये आपके हाथ में है तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करके रखना है ताकि ये क्वेश्चन आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसकी स्टेटमेंट में आप क्या लिखेंगे, हाई प्रेशर पे जब हम या फिर हम लो टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस उनके दरमियान में क्या हो जाती है, वो पैदा हो जाती हैं। और इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी जो उनकी हो जाए इस वजह से क्या हो, लो हो जाती है। मोरओवर जब हाई प्रेशर होता है, वॉल्यूम जो गैस का है डज नॉट रिमेन नेग्लिजिबल, वो नेग्लिजिबल नहीं रहता। सो द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इस तरीके से हम इनको शो कर सकते हैं कि वो डेविएट कर जाती हैं आइडियल बिहेवियर से नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ। तो ये भी बड़ा सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत मरतबा रिपीट हो चुका है। आपने इसको तैयार करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो आइए इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है, गिव एसआई यूनिट्स ऑफ ए। ये ए छोटा होना चाहिए था, इसको आपने नेक्स्ट टाइम देखना भाई, ये जो थोड़ा इसको चेंज करें, ए छोटा होना चाहिए था। और उसके साथ साथ जो बी है इनके, वो कहता है कि गिव एसआई यूनिट्स ऑफ ए एंड बी इन वांडर वाल इक्वेशन। तो वांडर वाल इक्वेशन के अंदर ए और बी जो है उसके एसआई यूनिट को आपने किस तरीके से उसको बना सकते हो। तो ये आपके पास एक इक्वेशन होती है जो कि अगर हम ए की बात करें तो हमारे पास होती है दूसरा वांडर वाली इक्वेशन की अगर हम बात करें, p प्लस ए एन स्केयर ओवर वी स्केयर। तो इसी इक्वेशन को अगर आप लेके चलें तो आप a और b की जो वैल्यूज़ है यहाँ पे से फाइंड कर सकते हैं। अब इक्वेशन को बोलना मुनासिब नहीं है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज़ प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। तो ये बनता कैसे, प्लाज्मा स्टेट होती क्या है और ये बनता कैसे है। तो ये भी आ सकता है, या फिर ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ प्लाज्मा, और इसके लिए वो व्हाट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर। ये भी आ सकता है कि ये किस तरीके से बनता है, इसके साथ ये भी इसका एक्सटेंशन इसकी आ सकती है। तो डेफिनेशन क्या होता है जी प्लाज्मा की, अ मिक्सचर ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड प्लाज्मा। इसको आप डिफाइन इस तरीके से कर सकते हो। और फिर इसके अंदर आपने फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा को थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन करना है कि जो जब आप सॉलिड को हीट करते हो तो वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है, और फिर फर्दर हीटिंग से जो है वो जो उसके अंदर वेपर के अंदर चेंज हो जाता है। जब आप उसको फर्दर हीट करते हो तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। सो इसका जो आपके पास जो मिक्सचर है न्यूट्रल पार्टिकल का, पॉजिटिव आयन्स का, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का जो बन जाता है, इसको हम क्या कहते हैं जी प्लाज्मा कहते हैं। ये सारी अपने एक्सप्लेनेशन इसकी साथ में देनी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी बोल के आपकी वीडियो को शार्ट से शार्ट बनाऊँ ताकि आप लोग थोड़े वक्त में ज़्यादा सीख सकें। तो इसकी वजह से बाजू का वर्ड्स भी आगे पीछे हो जाते हैं, तो इसको आप नोट कीजिएगा। 27 जो क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। तो इसको आपने जो है वो देखना है कि इसका आंसर क्या बनता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में से सबसे पहले तो आप डिस्कस करेंगे कि जो इसके अंदर जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द चार्ज पार्टिकल।
और फिर उसके साथ साथ आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि मोशन ऑफ पार्टिकल इन द प्लाज्मा प्रोड्यूस फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये भी लिख सकते हैं कि प्लाज्मा हैज़ अ कम्प्लेक्स सेट ऑफ द इंटरेक्शन। तो ये आप लिख सकते हैं। और फिर 3 से 4 पॉइंट्स आपने लिखने। इट इज़ मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल होता है। ये मैक्रोस्कोपिकली अगर हम इसकी बात करते हैं, MACRO, मैक्रो, माइक्रो नहीं, मैक्रोस्कोपिकली ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 28, वो है राइट 4 यूजेस ऑफ द प्लाज्मा। प्लाज्मा के कोई से 4 जो है वो यूजेस आपने बताने हैं। तो पहला इसका यूजेस है ऑफिस के लिए, लाइट अप करता है हमारे ऑफिस को। और उसके साथ साथ ये कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है, और इसके साथ साथ ये इट डिराइव लेज़र और पार्टिकल एक्सेलरेटर के तौर पे। और इसको हम पास्चराइज्ड फूड के लिए भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड को पास्चराइज करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और फिर चौथे नंबर पे हम इसको कहते हैं कि ये कोरिजन रेजिस्टेंट टूल के तौर पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये कोरिजन को क्या करता है, रेजिस्टेंट करता है। तो ये इसके जो शार्ट क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ कंप्लीट हो चुका है। तो इसका ये मेरे ख्याल है कि हाँ जी बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन था ये वाला, राइट 4 यूजेस ऑफ द प्लाज्मा। और इसके बाद मैं इंशाल्लाह इसी चैप्टर के जो MCQs हैं वो तो मैं पहले दे चुका हूँ। अब इसके बाद मैं इस चैप्टर के इंशाल्लाह जो है वो न्यूमेरिकल्स जो आपके पास होते हैं कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मैं ये यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट MCQs हैं इनमें से जो कि बार बार बोर्ड के अंदर रिपीट हुए हैं। इतने वैसे भी इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, आपको वैसे सारे आने चाहिए, लेकिन मैं फिर भी एक वीडियो इस पर ज़रूर बनाऊँगा कि आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो वो आपने लाजमी करने होंगे, बल्कि करने तो सारे ही होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ ही मिलते हैं। अभी जो है वो हम एक जो है वो यहाँ पे ब्रेक लेंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।